हेलो बच्चों। जैसा कि अब तक हमने पिछले क्लास में आकांक्षा के जो 2022 के मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं भौतिकी के फिजिक्स के वो हम बना रहे थे और अब तक हमने कुल 20 प्रश्न देखे जिसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से थे, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ह्यूमन आई से थे, कुछ क्वेश्चन सोर्स ऑफ एनर्जी से थे और ज़्यादातर क्वेश्चन जो अभी तक आपने देखा वो प्रकाश। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रकाश से और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक से मिलेंगे, परंतु कुछ क्वेश्चन आपको सोर्स ऑफ एनर्जी से भी देखने मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र से भी देखने को मिलेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न जो कि 21 नंबर हमारे सामने में है इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि अगर आप पिछला वीडियो देख के आ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ये एग्ज़ाम होने वाली जो इसकी सिलेबस है बिल्कुल ठीक वही सिलेबस है जो आपके बोर्ड की सिलेबस होने वाली है। तो जब हम अपनी अगली क्वेश्चंस में आते हैं जो 21 क्वेश्चन नंबर दी गई है कि इन द गिवन डायग्राम द रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यानी दिए गए चित्र में जो प्रकाश किरण है जो आपकी आपतन कोण है वो बिल्कुल ही बिल्कुल अविलंब जहाँ से आपकी अविलंब है उसके साथ आ रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपतन कोण का मान है वो कितना है, वो 0 डिग्री है। क्योंकि आपतन कोण क्या होती है, तो आपतन कोण होती है आपतन किरण और अभिलंब के बनने के बीच में जो कोण बनेगी वही कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ आपतन कोण जो है वो ठीक अभिलंब के ऊपर है जिस कारण से हम आपतन कोण को 0 डिग्री कहते हैं। और जब आप लोगों ने अपवर्तन के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो वैसे केसेस हैं जहाँ पे अपवर्तन जो है वो नहीं होता। लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी, यानी जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन से चल जाएगी बिना अपने पाथ से डेविएट हुए, बिना अपने पाथ से भाग जाएगी, ऐसा होने वाला है नहीं। तो जब लाइट रे कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट डेविएट करती है कब, अगर वो दोनों माध्यम अलग हों तब। परंतु अगर दोनों माध्यम समान हो, सपोज लाइट रे हवा से हवा की ओर जाए या वैसे दो माध्यम ले लें जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो माध्यम दोनों के लिए एक हो जाएगी, तो फिर वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो लाइट जिस ओर से आएगी उसी ओर से चली जाएगी बिना अपने पाथ से डेविएट हुए। कहते हैं जब कोई लाइट रे नॉर्मल से इंसिडेंट रे, जब कोई लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मल के थ्रू होके, यानी आपतन कोण का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, उस केस में भी जो अपवर्तन होगी वो बिल्कुल नहीं देखी जाएगी, यानी प्रकाश सीधी होके इस ग्लास स्लैब से बाहर की ओर चली जाएगी। तो जैसे आई है ये प्रकाश बिल्कुल वैसे ही चली जाएगी। तो अगर हम इसमें अपवर्तन कोण की बात करें तो क्योंकि अपवर्तन हुई नहीं तो अपवर्तन कोण भी जो अभिलंब के साथ देखी जाती है बिल्कुल अभिलंब के सीधे से होके चली गई। तो यहाँ पे अभिलंब से जो वो एंगल बनाएगी, जो आपतन कोण बनाएगी, जो एंगल आर होगी, बिल्कुल अगर आई 0 डिग्री होगी तो एंगल आर 0 डिग्री होगी। ये दो वो केसेस हैं जहाँ पे कि प्रकाश अपने ही पाथ से इधर से आती है उसी की ओर से चली जाती है। ये दोनों ही केस में जो एंगल आर है, जो अपवर्तन कोण होगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा ना। आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही होंगी कि ये वो दो केसेस हैं जिस केस में अपवर्तन कोण 0 डिग्री होती है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रश्न पे। तो पूछी गई है कि पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कल ही हमने कहा कि लेंस हो चाहे मिरर हो अगर कॉन्वेक्स दिया है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हुई और कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पावर की फॉर्मूला हम सभी को पता है, पावर बराबर 1/f। परंतु यहाँ f किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, परंतु हमें f किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। तो हमने बताया था कि उस समय हम क्या करते हैं, 100/f लगा देते हैं। तो 100/20, क्योंकि फोकस कितनी दी है, +20, क्योंकि कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। अगर हम इसे कटा दें तो कितनी आई, 5। और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो ये आंसर -5d ना होगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो आंसर क्या होगी, +5d होगी।
तो अभी तक देखा हमने आज की कक्षा में दो क्वेश्चन जो आए प्रकाश से, बिल्कुल आसान सी है। एक अपवर्तन के वो दो केसेस आते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपवर्तन कोण है वो शून्य हो। पहला केस जब दोनों माध्यम समान हो, दूसरा केस जब आपतन कोण अविलंब के ओर से गुजरती हो, यानी आपतन कोण का मान ही 0 डिग्री हो, तो उस समय अपवर्तन कोण का भी मान 0 डिग्री होता है। वहीं दूसरी क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस से देखने मिली। बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्वेश्चंस की ओर। अगर हम इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो आपको एक 4 रे डायग्राम दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा सही है। अगर आप किरण आरेख के नियम को जानते हैं तो आप बहुत आसानी से बना देंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार पुनः सुने। अगर कोई प्रकाश की किरण पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, मुख्य अक्ष से समांतर होके गुजरती है, तो वो फोकस से होके गुजरेगी। बिल्कुल इसके विपरीत अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर होकर गुजरेगी। और तीसरी हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण सेंटर से होके जाती है, सेंटर से होकर आपतन करती है, इंसिडेंट होती है, तो वो सेंटर से ही वापस रिफ्लेक्ट भी करती है। रिफ्लेक्ट, और या तो आप रिफ्लेक्शन के बारे में बोलें या रिफ्रैक्शन भी वही करती है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर होगी तो वो कैसी अपवर्तित होगी, कहाँ अपवर्तित होगी, बिल्कुल फोकस पे अपवर्तित होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये प्रकाश की किरण पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो किधर से होकर अपवर्तित हुई, फोकस पे। ये भी क्या है, पैरेलल है, तो किधर से अपवर्तित हुई, फोकस पे। परंतु अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो बिल्कुल ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को कन्वर्ज करती है, एक जगह पे एकत्रित करती है, ना कि फैलाती है। कॉनकेव लेंस की होती है जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, वो प्रकाश को फैलाती है, परंतु ये प्रकाश को एक जगह एकत्रित करती है, जिस कारण से हम इन्हें कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो ये तो बिल्कुल संभव नहीं था। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला नियम का पालन करते इन्होंने फोकस पे तो उतारा है, परंतु दूसरा जो कि मुख्य अक्ष दूरी से समांतर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मुख्य अक्ष दूरी से समांतर नहीं है तो ये कभी भी फोकस से होके नहीं गुजरेगी। ये भी आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्ज नहीं हो रही, डाइवर्ज हो रही, तो ये भी गलत है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या है? जी हाँ, पहला नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है, जो किरण आरेख के नियम का पालन करते हुए बनाया गया है यहाँ पे। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में देख लिया है। आगे बढ़ते हुए हम कुल आज 40 प्रश्न, यानी कल 1 से 20 किए थे, तो आज 21 से 40 प्रश्न, आज और 20 प्रश्न करेंगे। और अगले ही कुछ वीडियो में हम आपके लिए रसायन शास्त्र को लेके भी आएंगे, मैथमेटिक्स को भी लेके आएंगे, और फिर अलग अलग सेट करेंगे। इससे आपकी बोर्ड्स की भी रिवीजन होगी, साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा, अगर आप चयनित होते हैं इस आकांक्षा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में, तो आपको आईआईटी मेडिकल जैसी तैयारियां मुफ्त में कराई जाएंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हम अगला प्रश्न देखें तो हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड कैरिंग करंट। अगर आप सोलेनाइड की डायग्राम को याद करेंगे जो मैग्नेट में थी, तो बिल्कुल ऐसे ही एन कॉइल को हम ऐसे करते हैं तो एक सोलेनाइड का निर्माण होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो सोलेनाइड के बीच में अगर हम कहीं भी सेंटर्स के आसपास जाएं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, एक समान होती है। परंतु जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम एंड की ओर बढ़ते हैं, अंत की छोर की ओर बढ़ते हैं, इसके जो सिर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। जी हाँ, अगर आप सेंटर्स के आसपास की बात करें तो बिल्कुल एक समान होती है, परंतु अक्रॉस द एंड अंत की ओर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगती है, धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस टुवर्ड्स इट्स एंड, यानी अपने सिरे की ओर क्या होगी, घटने लगेगी। अगली है, रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज। बिल्कुल प्रकाश की अगली क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने इस क्वेश्चन को, इससे पहले भी आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा कि क्यों हम ट्रैफिक संकेतों को लाल प्रकाश से दर्शाते हैं, क्यों नहीं नीला दर्शाते हैं, क्यों नहीं पीला दर्शाते हैं। तो आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आकाश नीला क्यों है। क्यों नीला हो गया, क्योंकि नीला सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, नीला सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, और सबसे कम स्कैटर्ड कौन होती है, लाल कलर होती है। बिल्कुल,
जो जितनी ज़्यादा स्कैटर्ड होगी वो उतनी ज़्यादा धूमिल होती जाएगी। अगर आप एक प्रकाश की किरण को ज़्यादा फैलाएंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी ना। परंतु लाल फैलता कम है, स्कैटर्ड इसकी कम होती है, और क्योंकि ये कम स्कैटर्ड होती है, कम स्कैटर्ड होने के कारण ये धूमिल कम होगी, तो आपको दूर से ये इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होगी कि ये आपको दूर से दिखाई पड़ जाएगी, जिस कारण से ट्रैफिक पुलिस या कहीं डेंजर की निशान होगी तो हम किस कलर से करते हैं, लाल कलर से करते हैं, नीली से नहीं करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को ज़्यादा दूर फैलाना होगा तो हम नीली को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें उसे स्कैटर्ड करनी होगी। परंतु कोई चीज़ पे अगर हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें उसकी कलर दिखाई दे अच्छी से, उसकी इंटेंसिटी अच्छी से हो, तो वो उतनी ही कम स्कैटर्ड होनी चाहिए, उतनी ही कम फैलनी चाहिए। और वो कौन सी कलर है, लाल रंग है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर क्या है, लाल रंग, क्योंकि ये फैलता कम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कौन सी आंसर्स होगी, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकर्णित होती है, लाल प्रकाश सबसे कम प्रकर्णित होती है। दैट्स मीन रेड लाइट डिसअपियर डिस्पर्स लिस्ट इट्स लाइक डिस्पर्स। यहाँ पे डिस्पर्स बोला है, डिस्पर्स नथिंग बट इज लाइक स्कैटरिंग थिंग। ये कम स्कैटर्ड होती है, ये कम फैलती है, जिस कारण से इसकी इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दो क्वेश्चन हमने इस स्लाइड्स में देखे। आगे बढ़ते हुए हम कुछ अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। कल ही हमने इसके बारे में जिक्र किया था जब हमने आपको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन के बारे में बताया था कि जब एक लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, परंतु जो उसकी इंसिडेंट एंगल है, जो उसकी आपतन कोण है, वो उसकी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, I ग्रेटर देन C हो, तो वो लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं करेगी, अपवर्तन नहीं करेगी, क्या करेगी, परावर्तन करेगी। और वैसे ही परावर्तन को हम लोग कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। हमने इसको फिनोमेना में आपको बताया कि रेनबो इंद्रधनुष बनने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा मिराज, मिराज क्या है, कल हमने आपको बताया कि एक तरह का छलावा है। जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको आगे पानी नजर आएगी, परंतु वहाँ पानी होगी नहीं। आज के समय में आप रेगिस्तान छोड़िए, इतनी गर्मी पड़ती है कि आप जब गर्मी के मौसम हो कि आप रोड देखेंगे तो आपको आगे लगेंगे कि रोड में पानी है। क्यों पानी लगती है, क्योंकि उधर से जब कोई गाड़ी आती है तो उसकी छाया जो है वो नीचे में बनती हुई नजर आती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्यों हो पाता है, ऐसा होता है कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका एक और एप्लीकेशंस है जो आज के समय में इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है। आपको पता होगा कि जो 3G थी, 3G जो हम लोग पहले चलाते थे, वो सैटेलाइट के थ्रू आती थी। तो सैटेलाइट के थ्रू आने में सिग्नल की कुछ लॉस होती थी, जिस कारण से उसकी इंटरनेट स्पीड कम थी। परंतु जो आप 4G या 5G देखते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है, बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर समुद्रों के बीचों में बिछाई गई है, ताकि सिग्नल की लॉस कम हो। क्यों सिग्नल की लॉस कम हो, क्योंकि वो कुल आंतरिक परावर्तन को करती है। जो सिग्नल रहते हैं वो अंदर के ही परावर्तन होकर अंदर में ही रह जाते हैं, सिग्नल बाहर नहीं आ पाते हैं, जिस कारण से सिग्नल की लॉस कम होती है और आपकी स्पीड ज़्यादा मिलती है और आपको अच्छी लगती है। तो हमने देखा कि कुल आंतरिक परिवर्तन का 3 यहाँ पे देखा। अगली अगर एक और बात करें तो डायमंड में प्रकाश का फंस जाना, कभी कभी अपने डायमंड में देखा होगा जब प्रकाश जाती है तो लाइट अंदर फंस जाती है, वो भी हो पाती है सिर्फ और सिर्फ कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो जो मिराज है, जो मरीचिका है, जो एक फिनोमेना हम रेगिस्तान में देख पाते हैं, वो किस कारण होता है, तो प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है स्टार appears twinkling in the sky because। जब हमने आपको सिलेबस की इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई थी उस समय हमने आपको एक टॉपिक बताया था, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने आपको उस समय बताया था जो स्टार ट्विंकल करते नजर आते हैं वो किस कारण से नजर आते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। जी हाँ, वायुमंडल में भी अपवर्तन होते हैं जिस कारण से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखने को मिलती है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आपको एनसीईआरटी में एक अच्छी क्वेश्चन मिलती है कि तारे टिमटिमाते हैं, परंतु प्लेनेट जो हैं, जो उपग्रह हैं हमसे नज़दीक, वो टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। हालांकि ये इस कारण है क्योंकि ग्रह तारे की कंपेयर में नज़दीक ही होती है, जिस कारण वायुमंडलीय जो अपवर्तन है उतनी असरदार नहीं होती, वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा वायुमंडलीय अपवर्तन का अगर हम बात करें तो जो सूर्योदय है वो हमें पहले दिखाई पड़ जाता है, सूर्यास्त हमें बाद में दिखाई पड़ता है। ये जितने कारक हैं ये एक ही कारक के कारण होते हैं, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी। और हमने भी आपको कुछ समझाया कि क्या है एप्लीकेशन वायुमंडलीय पर अपवर्तन का। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार,
सनराइज बिफोर सन सेट लेट, दिस ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स, ये हर चीज़ें जो हमने देखी है ये सिर्फ और सिर्फ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो पा रही है। तो इसकी आंसर क्या होगी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रश्न की ओर। क्या पूछा है हमसे अगली प्रश्न पूछा है, द इमेज formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect, larger than the object. What should be the position of object? अगर हम इसकी हिंदी प्रश्न की ओर देखें तो जो हिंदी में प्रश्न है वो है, अवतल दर्पण पर बनी प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो तथा वस्तु से बड़ा आकार दिखाई पड़े। जैसे आपने देखा दर्पण क्या है, अवतल दर्पण। आपको याद दिला दूं कि अवतल दर्पण में 5 केसेस हैं जिसमें जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक बनती है, और एक ही केसेस है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनेगी, आभासी बनेगी। और वो कौन सी केसेस हैं जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनती है? हाँ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब हमें जो इमेज है वो अवतल दर्पण में कैसी बनती हुई नजर आएगी? आभासी बनती हुई नजर आएगी। हम लोग कह पढ़े हैं कि जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़े आकार का होगा। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस देखें तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जब हम वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब मिलेगी वो आभासी नजर आएगी। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर देखें, नो मैटर हाउ फार यू आर फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आप दर्पण से कितनी दूरी पे हैं इस बात को मायने ना रखते हुए आपकी जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा ही दिखाई दे। तो वो कौन सी प्रतिबिंब के बारे में बात कर रही है? अगर सीधा दिखाई दे तो सीधा का मतलब होगा कि वो इमेज काल्पनिक बनेगी, बनेगी ना, क्योंकि जब भी वास्तविक बनती है इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है। परंतु अगर हम सीधी की बात कर रहे हैं तो इमेज कैसी होगी? काल्पनिक होगी। और हमें पता है कि दो ऐसी मिरर है जिसमें इमेज जो है वो हमेशा काल्पनिक बनती है, आप चाहे वस्तु को कितनी ही दूरी पे रख दें। पहला है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और एक होती है प्लेन मिरर जो हम अपने घर में जो शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, जिन्हें हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। वो मिरर में भी क्या हमारा चेहरा जो है वो नीचे होता है, पैर ऊपर होता है? नहीं, चेहरा ऊपर दिखाई देता है। काल्पनिक इमेज बनाती है, काल्पनिक जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकें वैसी इमेज को ही, वैसी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक कहते हैं हम। तो कौन सा आंसर इसमें होगा? बिल्कुल या तो समतल हो या वो उत्तल हो, तो वो हमारा आंसर होगा इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस इंग्लिश में तो सही दिया है परंतु हिंदी में गलत लिखा गया है, अवतल लिख दिया है पर यहाँ कॉन्वेक्स लिखा है। अवतल नहीं होगी, हिंदी में यहाँ पे उत्तल होगी। तो समतल या उत्तल ये दोनों में से कोई भी एक दर्पण होगी तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज हमेशा आपको सीधा ही दिखाई देगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगर हम अपनी अगली प्रश्न को ध्यान से देखें तो पूछा है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम कॉइल को क्या कहते हैं? जो कॉइल होती है इलेक्ट्रिक मोटर में, आपको पता होनी चाहिए, ये रोटेशनल होती है, ये रोटेट होती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के एक्सपीरियंस में आती है, जब इसमें मैग्नेटिक यानी चुंबकीय बल के ये प्रभाव में आती है तब ये रोटेट होने लगती है। तो आपको पता होनी चाहिए जो ये एम मीटर है, बिल्कुल ये आंसर नहीं हो सकती। एम मीटर क्या है? जो विद्युत का मापता हो, विद्युत को मापने वाला यंत्र है। पोल की भी बात हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचती है यहाँ पे, आर्मेचर और स्प्लिट। आपको बता दें कि स्प्लिट जो होती है मोटर में वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक यानी ये घूमती नहीं है, ये एक जैसी रहती है, परंतु कॉइल जो है वो घूमती रहती है। तो इसमें कौन सी आंसर्स होगी? बिल्कुल आर्मेचर है इसकी आंसर्स। अगर हम अगले प्रश्न पे बने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता है? बहुत ही अच्छी ये प्रश्न है। ये प्रश्न अभी तक की सबसे अच्छी प्रश्न लगी है। थोड़ी सी सोचने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा इसमें, तभी ये जाके बनेगी। बिल्कुल कुछ आप सोचिएगा कि बिल्कुल आसान से सवाल पूछ दें सारे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो चयनित बच्चे आएंगे जो आगे चल के इंजीनियर्स बनेंगे, जो आगे चल के डॉक्टर्स बनेंगे, जो आगे चल के अच्छे अच्छे लॉयर बनेंगे। तो बिल्कुल परीक्षा जो है वो आपकी बोर्ड्स की सिलेबस, अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन बोर्ड से बाहर की नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल एनसीईआरटी की ही है। हमें पता है कि जो प्रोटॉन है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में आए, चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चले तो वो
किस रूप में चलेगी, तो सर्कुलर में चलती है या हेलिकल में चलती है। तो जब वो सर्कुलर में चलती है यानी वृत्ताकार में चलती है तो आपको पता होनी चाहिए, आपने मौत का कुआं तो जरूर देखा होगा। अगर मौत के कुआं में बात करें, जो गाड़ियां घूमती है वो गाड़ियों की स्पीड क्या होती है? हाँ, वो गाड़ियों की स्पीड हमेशा एक जैसी होती है, एक समान होती है। अगर गाड़ी की स्पीड बदली जाए, घटाई जाए, बढ़ाई जाए तो वो गिर जाएगी अपने जगह से, और जो उसमें होंगे उन्हें क्षति भी पहुंच सकती है। इसलिए गाड़ी की स्पीड को वहाँ फिक्स कर दिया जाता है। वो जितने बाइक होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो जो बाइक होती है वो बाइक की स्पीड को फिक्स कर दिया जाता है। वो बाइक की स्पीड बिल्कुल भी नहीं बदलती, तभी वो वृत्ताकार अवस्था में घूम पाते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन भी जब मैग्नेटिक फील्ड में स्वतंत्र होता है तो एक वृत्ताकार अवस्था में घूमता है। तो उसकी चाल क्या होगी? एक समान होगी, ये परिवर्तित होने वाली नहीं है। अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो वृत्ताकार में घूमे या कहीं भी घूमे, कभी भी द्रव्यमान बदलने वाला है नहीं, द्रव्यमान बदलने वाली चीज है नहीं। मास ऑफ ए प्रोटॉन नहीं बदलेगी, जो मास है प्रोटॉन्स की वो हमेशा वही रहेगी। तो यहाँ द्रव्यमान भी बदलने वाला है नहीं। संवेग की बात करते हैं। संवेग को समझने से पहले हमें ये समझना है कि कोई भी चीजें अगर वृत्ताकार अवस्था में घूम रही है तो हम उसकी डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं? उसकी वेलोसिटी तो हमें पता है कि अगर यहाँ वेलोसिटी v है तो यहाँ भी वेलोसिटी v होगी। परंतु आपको पता है जो चाल है, जो वेग है, जो संवेग यहाँ आप देख रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे डायरेक्शन से भी लेना देना है। आपको पता होगा सदिश राशि जिसमें दिशा से भी लेना देना होता है, अदिश राशि जिसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता। परंतु संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हमें दिशा पता होनी चाहिए कि क्या ये डायरेक्शंस बदलती है। बिल्कुल, किसी भी वृत्ताकार अवस्था में निकालने के लिए अगर हमें किसी भी समय उसकी डायरेक्शंस पता करनी हो तो हम उससे एक टेंजेंट का निर्माण करते हैं। अगर हम यहाँ पे पता करनी हो तो हम यहाँ एक टेंजेंट का निर्माण करेंगे, तो ये डायरेक्शन होगी। अगर हमें यहाँ पता करनी हो तो हम एक टेंजेंट का निर्माण करेंगे, ये डायरेक्शन होगी। तो हम देख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार अवस्था में घूमती है तो उसकी चाल नहीं बदलती, उसकी द्रव्यमान नहीं बदलती, परंतु उसकी दिशा हर समय बदलती रहती है। और अगर दिशा बदलेगी तो संवेग बदलेगा ना, क्योंकि संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा बदलने से संवेग भी क्या होगी? बदलेगी। तो एकमात्र चीज जो यहाँ परिवर्तित होती हुई नजर आएगी वो क्या है? संवेग, मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और वृत्ताकार क्षेत्र में अगर कोई चीजें घूम रही है, कोई चीजें दौड़ रही है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बदलती है? दिशा बदलती है। और दिशा बदलने के कारण सदिश राशियों में भी परिवर्तन होगा, जिस कारण से इस चार ऑप्शंस में से कौन सी चीजें हैं जो परिवर्तित होती रहेंगी? वो है मोमेंटम, वो है संवेग। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अपने अगले प्रश्न 32 नंबर 32 नंबर पूछा गया है, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। मैंने पहले भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर समझना है तो आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल से हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। अगर हम आपको बताएं तो गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो करंट तो मापता ही मापता है, विद्युत धारा कितनी मापता ही मापता है, उसके अलावा ये विद्युत धारा की दिशा को भी मापता है। और अगर इसके पास हम एक मैग्नेट लेके आए और इस मैग्नेट को अगर हम इसके नज़दीक लाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेगी। और हम ये देखते हैं कि जब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलती है तो ये गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, मतलब कि इसमें करंट इंड्यूस्ड होती है। इसमें करंट इंड्यूस किस कारण से हुई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने के कारण, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहने से किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पैदा होती है। जैसे विद्युत के चलने से, विद्युत के प्रवाह होने से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चलती रहती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, घूमती रहती है। उससे जिस तरह चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हमें मिलते हैं उसके चारों ओर, उसी तरह अगर किसी कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र का बदलना होते रहेगा तो उसमें करंट भी इंड्यूस्ड होगी, उसमें करंट भी पैदा होगी। अगर हम इसके इसके विपरीत ले जाएं, पीछे ले जाएं, तो ये डिफ्लेक्शन दूसरी ओर देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं।
विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नाम से जानते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के चेंज होने के कारण ही उसमें करंट इंड्यूस्ड होती है। अब इसी के प्रिंसिपल को फॉलो करके आप मोटर को बनाते हैं। मोटर में बार बार मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, जो बार बार मैग्नेट्स बदलते हैं। आप अब वो मोटर्स की प्रिंसिपल्स को आपको समझना होगा कि वो मैग्नेट बार बार कैसे बदलती रहती है, जिस कारण से कॉइल जो है वो बार बार उसमें करंट इंड्यूस्ड होती है, जिस कारण से आप मोटर्स को चला पाते हैं। ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल इसी फिनोमेनन पे काम करता है, और आपके घर के जो कुकिंग इंडक्शंस हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो ये करंट को इंड्यूस करता है। किस कारण से इंड्यूस करता है? तो रिलेटिव मोशन ऑफ ए मैग्नेट एंड कॉइल, जो कॉइल और मैग्नेट है, अगर इसकी रिलेटिव मोशन की बात करें तो ये मोशन जो है बार बार बदलने के कारण ही ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना हमें देखने को मिलती है। तो इसके आंसर्स हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी है। चुंबक तथा कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति हमेशा बदलती है, रिलेटिव मोशन से नहीं बदलना एक दूसरे का कंपेयर में, जिस कारण से उसमें क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट के नाम से जानते हैं। और इस फेनोमेना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस कहते हैं। और इसी के एप्लीकेशन हम मोटर, ट्रांसफार्मर और आज के डेट में कुकिंग इंडक्शंस को देखते हैं। बढ़ते हैं हम अगली प्रश्न की ओर। जब हम अगली प्रश्न देखें तो ये बिल्कुल सी आसान है। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, वो कौन सा उपकरण है जो हमें करंट देगा? बिल्कुल, घर में आते हैं, घर में पार्टी चल रही है तो सबसे पहले जाते हैं टेंट। टेंट वाले को हम क्या बोलते हैं कि हमें एक जनरेटर तो चाहिए ही चाहिए, ताकि लाइट रहनी चाहिए, बिजली आनी चाहिए। तो बिल्कुल जो आंसर है यहाँ बिल्कुल सा आसान है ना, जनित्र। हिंदी में हम इन्हें जनित्र कहते हैं, इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्क्यूट द करंट इन शॉर्ट सर्क्यूट, अगले क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो पूछा है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा, आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट क्यों होती है? शॉर्ट सर्किट जब धारा अधिक हो जाए, बिल्कुल। अगर धारा विद्युत करंट, मान के चलिए आपकी एप्लीकेशंस हैं, आपकी जो डिवाइस है वो 35 वाट ही ले सकती है और आपने उसे 50 वाट दिया, तो आपने उसको एक्स्ट्रा करंट दिया। क्या उसमें उसको उतनी क्षमता दी गई थी? क्या उसको उस क्षमता के लिए बनाई गई थी? नहीं। तो उसमें आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट होगी ही होगी। तो शॉर्ट सर्किट किस कारण से होती है? क्योंकि वहाँ पे जो करंट है वो अचानक बहुत भारी रूप में बढ़ेगी, तो हमें शॉर्ट सर्किट को देखने मिलेगी। इसके कारण हो सकता है कि आपके घरों में आग भी लग जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान होनी चाहिए, जितनी आपकी उपकरण जो दी गई है, आपकी उपकरण जितना वो बिजली ले सकती है, जितनी वो पोटेंशियल डिफरेंस ले सकती है, या जितनी इलेक्ट्रिक पावर के लिए बनाई गई है, आप बस उसे उतना ही सीमित तक ही सप्लाई करें, उससे आगे बिल्कुल सप्लाई ना करें और सुरक्षित रहें। अगर हम अपनी अगली प्रश्न की ओर बढ़ें, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन देखे, अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखे, अपने मैग्नेटिज्म से देखे, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन नजर आ रही है। अगर कोई पर्सन मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, क्या है निकट दृष्टि दोष? जिसमें हमें निकट की वस्तुएं आसानी से दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तुएं हमें आसानी से नहीं दिखाई पड़ती है। बिल्कुल निकट दृष्टि नाम है, परंतु यही इसकी सच्चाई है कि हमें निकट की वस्तुएं तो आसानी से दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दी पड़ती है। उसे ही हम मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब मायोपिया के केस में जो इमेज है वो रेटिना से आगे बनते हैं या रेटिना से पीछे, अगर आप इस बारे में जानते हैं तो ये आसान सी क्वेश्चन है। तो मायोपिया के केस में जो इमेज है वो रेटिना से आगे की ओर ही बन जाते हैं, जिस कारण से हमें रेटिना पे इमेज नज़र नहीं आती, जिस कारण से हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो अगर हमें ये इमेज रेटिना पे बनानी हो तो हमें क्या करनी होगी? बिल्कुल ये स्लाइड को फैलान के हमें अपने रेटिना तक लाना होगा। किरण को फैलाने का काम किस लेंस का होता है? डाइवर्जिंग लेंस का होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है? किरण को एकत्रित कर देता है। लेकिन हमें यहाँ किरण को फैलाना है ताकि फैल के कहाँ तक पहुँचे? रेटिना तक पहुँचे। तो हमें डाइवर्जिंग लेंस का प्रयोग करना होगा। और डाइवर्जिंग लेंस को हम किस लेंस के नाम से जानते हैं? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे किस लेंस का प्रयोग करना होगा? हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा ना। अगर हम अगली क्वेश्चंस की बात करें तो 6.2 ओम प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार, पूछा है कि ये प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार, एक ऐसा तार है जिसका प्रतिरोध आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। और प्रतिरोध में धारा कितनी है? 0.4 एम्पेयर दी गई है। कुछ नहीं है क्वेश्चन। अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला याद होगी तो पता है, पावर बराबर वोल्टेज इंटू आई वी इंटू आई। वी कितनी दी है हमें? 5 दी है। आई कितनी दी है? 0.4 दी है। कितनी आएगी ये? 2 आएगी ना। और पावर की यूनिट क्वेश्चंस भी थी हमारे लिए, शक्ति की इकाई क्या है?
वॉट। सो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, वॉट, जिसकी सिंबल क्या है, डब्लू। तो कौन सी ऑप्शंस हो गई यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शंस हो गई ना। बिल्कुल आसान से लग रही है ना। धीरे धीरे जितने आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी रही होगी, वैसे ही वैसे आप सोचेंगे कि जो ये आकांक्षा है, अगर हम बोर्ड के बाद जस्ट ही देखें तो 9 मार्च को शायद एग्जाम शेड्यूल किया गया है, तो आप आसानी से देखेंगे कि आप अगर बोर्ड अच्छे से पढ़े हैं तो आप इस एग्जाम में भी अच्छे कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद से हम अपनी अगली प्रश्न को देखेंगे। जो हमारी अगली प्रश्न है वो है कि अगर हम टेम्परेचर, तापमान जो है किसी भी चालक का बढ़ाएंगे तो क्या होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि उसके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर चालक का प्रतिरोध का बारे में बात हो तो तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध भी बढ़ती है, परंतु अगर सेमीकंडक्टर की बात हो, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, वहाँ पे बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पे तापमान बढ़ने पे प्रतिरोधक या प्रतिरोध घटती है, परंतु ये चालक के बारे में बात कर रहा है। तो और तापमान को बढ़ने पे प्रतिरोध की मात्रा क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो कौन सी ऑप्शंस होगी, फर्स्ट वन इंक्रीज होगी। अगली है एच कॉम। अगर हम छोटे तारों की तुलना लंबे तारों से करें, कोई तार छोटी है, कोई तार लंबी है, तो उसमें प्रतिरोध क्या होगी, ज़्यादा या कम। तो आपको पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर, यानी प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होती है। जितनी चालक की लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो अगर हम छोटे तारों की तुलना लंबे तारों से करें तो प्रतिरोध क्या होता है, छोटे तारों में कम होगी, लंबे तारों में क्या होगी, ज़्यादा होगी, होगी ना। तो एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर लॉन्ग, हाँ, तो एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर लॉन्ग वायर है। तो पूछा है कि छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। छोटे तारों में प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध किसके समानुपाती है, चालक की लंबाई पे। बिल्कुल। बढ़ते हैं हम अपने इस सेट के आखिरी दो प्रश्न। इस सेट के दो आखिरी प्रश्न हम करेंगे। उसके बाद ठीक कल आपके सामने केमिस्ट्री, रसायन के भी हम प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम मैथ के भी करेंगे। फिर आपके लिए हम भौतिक के दूसरे सेट भी लाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बोर्ड्स को भी रिवीजन कर रहे होंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस एग्जाम में भी चयनित होने के लिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, बिल्कुल प्रायिकता होगी, वो बढ़ती जाएगी औरों से। तो अगर हम पूछें कि करंट प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी किसे कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, जो हर समय पे क्या होता है, बदलते रहता है। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये किस ग्राफ को फॉलो करता है, तो बिल्कुल ये साइन ग्राफ को फॉलो करता है। आगे चल के इसके बारे में आप और भी पढ़ेंगे कि ये साइन ग्राफ को फॉलो करता है, यानी ये हर समय बदलती रहती है, ये स्थिर बिल्कुल भी नहीं रहती है। डीसी जो होती है, जो डायरेक्ट करंट होती है, वो कैसी होती है, वो स्थिर होती है। तो आपसे एसी पूछा गया है तो बिल्कुल एसी ही है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी धारा कैसी होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगा। होगा ना, बिल्कुल समझ आई ना, एसी से एसी। बिल्कुल। अगर हम अब बढ़ने जा रहे हैं इस सेट के और आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, पूछा है कि भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्यों। इसका प्रतिरोध कम है, ज़्यादा है, उच्च है, निम्न है। अर्थिंग, आपको पता होगा अर्थिंग क्यों किया जाता है घर में। जब हमें घर में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेस ऑफ करंट हो जाए, तो वो एक्सेस ऑफ करंट हमारे किसी अप्लायंसेस को ख़राब ना कर दे, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। ताकि वो अर्थिंग क्या है, भूसंपर्क तार क्या है, जो अपने अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स को समाहित कर सकने वाली क्षमता को रखता है। तो अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, बहुत ज़्यादा करंट ले रहा होगा, तो उसकी प्रतिरोध क्या होगी, बिल्कुल प्रतिरोध और करंट कैसा है, व्युत्क्रम अनुपाती है, इन्वर्सली। प्रतिरोध कम होगी, करंट ज़्यादा होगी, प्रतिरोध ज़्यादा होगी, तो करंट कम होगा, विद्युत धारा कम होगा, क्योंकि ये तार बहुत बड़े पैमाने पे विद्युत धारा को अवशोषित कर सकती है। तो इसकी प्रतिरोध क्या होगी, कम होगी ना। बिल्कुल। तो वेरी लो रेसिस्टेंस, बहुत ही कम प्रतिरोध के इसके तार में बनाते हैं। इसीलिए आप कभी भी देखिएगा कि आप एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं करिएगा अर्थिंग के केस में। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रतिरोध कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वो खींच नहीं सकेगा, जिस कारण आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो सकती है, कभी विद्युत धारा ज़्यादा हो पाएगी, तो आपके अप्लायंसेस ख़राब भी हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, आग भी लग सकती है। ये सारी चीज़ें हमने हाउस होल्ड सर्किट्स में पढ़ी होंगी। तो अभी तक जो हमने इन 40 प्रश्नों को देखा, तो इस 40 प्रश्नों से एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, कि हमने अगर बोर्ड की प्रिपरेशन, हमने जो अपनी 10th की जो माध्यमिक परीक्षा होने वाली है, जो बोर्ड लेने वाला है, अगर हमने उसका प्रिपरेशन अच्छे से किया है और हमने आकांक्षा का भी फॉर्म भरा है
और हम घबरा रहे हैं कि क्या होगा, जस्ट बोर्ड खत्म होगी 3 को जो मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम है और 9 को हमारा ये है, क्या हम 5 दिनों में तैयारी कर पाएंगे? अरे अगर आपने बोर्ड की तैयारी की होगी, अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम पढ़ा होगा, तो आपकी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो बोर्ड की चीज़ें हैं वही तो पूछी जाएंगी। और अगर आपने बोर्ड अच्छे से पढ़ा, आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, तो आप इसमें भी चयनित हो रहे होंगे और आपको मौका मिलेगा आईआईटी जैसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, मेडिकल जैसे जिससे आप डॉक्टर बन पाएंगे, वैसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आईआईटी का सपना, एनआईटी का सपना, एम्स का सपना आप देख सकेंगे। अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उतने आप पैसे नहीं भी दे सकते, तो अब भी आपको ये सरकार वैसी व्यवस्था दे रही है, ये सरकार की व्यवस्था का लाभ उठाएं, पढ़ें, और जितना पढ़ें आप देश की तरक्की के लिए भी सोचें, अपने भविष्य के साथ साथ देश की भी उज्ज्वलता के लिए सोचें। इसी उम्मीद के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में, जहां हम रसायन शास्त्र को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे 2022 के मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।